नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देहरादून से खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बैठक और शाम 4 बजे देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर के ये बैठक है। सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर के विरोध जारी है। चारों धाम के तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के बीच में ये बैठक होने जा रही है और इसको लेकर के लगातार जानकारी देहरादून से खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये बड़ी बैठक है और शाम 4 बजे देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर के ये बैठक की जानी है। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और हालांकि एक तरफ इस बैठक को लेकर के और साथ ही साथ बार बार क्योंकि उत्तराखंड से एक मांग उठ रही है, इसमें क्या है देवस्थानम, जरा वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। दरअसल चारों धाम के कई ऐसे इलाके हैं, देवस्थानम बोर्ड का पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सरकार ने देवस्थानम बोर्ड गठित किया था, उत्तराखंड सरकार ने चारों धाम के लिए इस बोर्ड को बनाया था। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए एक बोर्ड गठित किया गया था। चारों धाम के 51 मंदिरों के लिए देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था। देवस्थानम बोर्ड का पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज शाम 4 बजे देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर के बैठक होगी। तो त्रिवेंद्र सरकार ने ये देवस्थानम बोर्ड गठित किया था, लेकिन इसके बाद से लगातार इस बोर्ड को लेकर के पुरोहित विरोध कर रहे हैं। एक तबका ऐसा है जो कि लगातार इस बोर्ड को लेकर के सवाल उठा रहा है। दरअसल सचिवालय में आज सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होनी है देवस्थानम बोर्ड को लेकर के। अब ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और ये माना जा रहा है क्योंकि अलग अलग इसमें जो तीर्थ स्थल हैं उनमें अब बहुत हद तक जो सुधार की गुंजाइश थी या वहां पर जो प्रबंधन है उसको बेहतर बनाने की कोशिश थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता किशोर रावत जुड़ चुके हैं। किशोर रावत, क्या इस पर अभी तक जानकारी है? इस बैठक को लेकर के सभी की नजर, लेकिन पुरोहितों की तरफ से इस पर सवाल उठाया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। क्यों बनाया गया, और अगर बोर्ड को बनाया जाता, देवस्थानम बोर्ड में अगर व्यवस्था बनाई जाती, तो हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तरकाशी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसको अधीन क्यों नहीं किया गया इस बोर्ड के। इस बोर्ड में करीबन 51 मंदिर है, चार धाम सहित। अब ऐसे में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में लगातार विरोध चल रहा है और पॉलिटिकल चीजें देखी जाए तो लगभग 8 सीटें, यानी इन 3 विधानसभाओं में सीधे तौर पर 8 सीटों पर असर पड़ता है। अब पिछली मौजूदा जो सरकार थी, जिसमें तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था इस पर पुनर्विचार किया जाएगा, लेकिन उसी सरकार में सतपाल महाराज कहते हैं कि इस पर पुनर्विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे में विवाद होता है और काफी नाराजगी दिखाई जाती है और प्रबंधन जो बोर्ड है वो एक्ट बन चुका है। हालांकि एक चीज और बताना मैं चाहूंगा, यहाँ पे नियमावली, यानी उसकी नियमावली अभी तक नहीं बन पाई है। लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है इस बोर्ड को लेकर। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि उनके हकों पर सीधा सीधा सरकार का डाका है, सरकार सीधा उनके जो मंदिरों में चढ़ावा आता है, सरकार की सीधी नजर उन पर है। सरकार का कहना है कि इस पर प्रबंधन बनाया जाएगा क्योंकि भविष्य में होने वाली यात्रा को कैसे व्यवस्थित रखना है, किस तरीके से रखना है, तो उस पर सरकार का जो पक्ष है। लेकिन अब इस विवाद में काफी विरोध हो गया है क्योंकि सीधा वोट बैंक की राजनीति से जुड़ गया है और इसको लेकर काफी विरोध हुआ है। आज शाम 4 बजे एक बैठक होनी है, पुष्कर सिंह धामी जो सीएम है इस वक्त, उनकी बैठक होनी है। अब इस बैठक में क्या निकल के आता है ये फैसला है, क्योंकि अगर ये बैठक में पुनर्विचार की बात की जाती है तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं की जाती तो बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान होगा और खासकर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी के लिए काफी बड़ा सेटबैक नहीं होगा कि अगर वो इस बात को लेकर पुनर्विचार नहीं करती है। सवाल भी वही है किशोर की, क्या वापस से सरकार यूटर्न ले सकती है? क्योंकि जिस लिहाज से विरोध हो रहा है और वो भी आने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, तो क्या इसको लेकर के सरकार वापस से अपने फैसले को बदल सकती है, इस बोर्ड को एक बार फिर से हटा सकती है, खत्म कर सकती है क्या? देखिए, मैं एक चीज, जब पॉलिटिकल की बात आई है तो पॉलिटिकल में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने कह दिया है कि वो इस सरकार आते ही इस बोर्ड को खत्म कर देगी। अब सरकार, कांग्रेस ने तो अपना स्टैंड कर दिया है, बीजेपी का जो स्टैंड है, बीजेपी सरकार का भी क्लियर नहीं है। वजह यह है कि इसका मामला भी कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट में चल रहा है तो सबसे पहले कैबिनेट में फैसला लाया जाएगा कि सरकार अपने जो तीर्थ पुरोहितों के साथ उसका जो विवाद चल रहा है यानी कोर्ट में, उसको वापस लेगी। जब कोर्ट से वापस लेगी उसके बाद विधानसभा में इसे लाना होगा, विधानसभा में इसको एक्ट को खत्म करना होगा, तब जाके होगा, क्योंकि बहुत छोटा प्रोसीजर नहीं है, एक लंबा प्रोसीजर है। और लंबा प्रोसीजर में बीजेपी कैसे विश्वास दिला पाएगी तीर्थ पुरोहितों को वाकई इस एक्ट को वो खत्म कर रहे हैं। अगर वो इस एक्ट को खत्म करते हैं तो
तो यानी त्रिवेंद्र रावत सरकार ने जो एक्ट बनाया ठीक था है। उस पर सवाल उठ जाएंगे हाँ। कि आखिर एक्ट क्यों बनाया गया। तो यानी बीजेपी के लिए अभी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है इस एक्ट को लेके कि ठीक वो है, हाँ में पशुपेश भरती की है। स्थिति इस वक्त बनी हुई है, लेकिन क्या अगला कदम होगा ये देखने वाला होगा। किशोर, आप हमारे साथ बने रहिए। और अगली खबर देहरादून से है, जहां कांवड़ियों के लिए उत्तराखंड पुलिस पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। 24 जुलाई से कांवड़ियों के लिए हरिद्वार बॉर्डर पूरी तरीके से सील होगा। डीजीपी ने रेंज और जिला पुलिस को निर्देश दिए हैं। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी के पुलिस कप्तानों को निर्देश इस बीच दिए गए हैं और जाहिर तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण निर्देश हैं। लेकिन इस दौरान जब ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि क्या कांवड़ यात्रा हो सकेगी, संपन्न हो पाएगी, लेकिन इन सब के बीच में जैसा कि आप मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट किया गया है, तो उस सब के बाद से अब प्रशासनिक स्तर पर भी इसको लेकर के निर्देश दिए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर, अभी इन सभी चीजों को लेकर के क्या जानकारी देखने को मिल रही है, और अब जिस तरीके से निर्देशित किया गया है प्रशासन की तरफ से, क्या इस पर और नई चीजें देखने को मिल रही हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा को लेके उत्तराखंड सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार ने साफ निर्देश दे दिए है, ऑर्डर दे दिए है कि वो कांवड़ यात्रा स्थगित कर रहे हैं। वजह यही है कि कोविड की तीसरी लहर संभावित है और कोविड के मामले अभी भी चल रहे हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि महाकुंभ जैसा स्प्रेडिंग फैले और महाकुंभ जैसी बदनामी एक बार फिर से राज्य सरकार को झेलनी पड़े, जिस तरीके से देश विदेश में बदनामी हुई थी। अब दूसरा सवाल ये होता है कि कांवड़ यात्रा को सरकार ने तो बैन कर दिया है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की तरफ से अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की तरफ से साफ कह दिया कि 25 जुलाई से वो यात्रा शुरू करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में योगी सरकार से जवाब मांगा है। दूसरी बात, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पुलिस यानी सरकार की तरफ से और डीजीपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सीमाएं सील कर दी जाएंगी 24 तारीख से ही, क्योंकि हरिद्वार में जल लेने उत्तर प्रदेश से, दिल्ली, हरियाणा से लोग आते हैं, जो ये कांवड़ यात्री होते हैं। तो ऐसे में दो जगहों से उत्तराखंड में एंट्री होगी। एक सहारनपुर से जो डाटकाली का उत्तराखंड देहरादून का बॉर्डर है, दूसरा नार्थन बॉर्डर जो कि आपका हरिद्वार से है, और यानी तीसरा जो बॉर्डर है यानी चिड़ियापुर से, जो नजीमाबाद से पड़ता है। अब ऐसे में ये सारी सीमाएं सील हो गई और किसी को एंट्री नहीं है। साफ बोल दिया गया है, वहां की पुलिस को इत्तला कर दी गई है कि आपकी हमारी तरफ से कांवड़ यात्री बिल्कुल बंद है, तो आप भी इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ पर कांवड़ यात्रियों को ना भेजा जाए। सख्त हिदायत दे दी गई और ये भी कह दिया गया जो भी आएगा इस उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में जो सात के राज्य हैं हमारे, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों को भी समझना होगा कि अगर यात्रा चलाते हैं तो ऐसे में स्प्रेडिंग फैलती है। जिस तरीके से आज एक WHO ने रिपोर्ट दी है कि तीसरी लहर अगस्त के आखिरी हफ्ते से शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी उससे ठीक है, पहले इसमें तैयारी ये करनी बेहद पड़ेगी। महत्वपूर्ण जानकारी है। खैर, बहुत शुक्रिया किशोर रावत इस पर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है जहां सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस दौरान महंगाई के मुद्दे पर सचिन पायलट ने अपनी बात रखी है। आम लोग महंगाई से परेशान हैं, सभी लोग त्रस्त हो चुके हैं बीजेपी सरकार से, ये सचिन पायलट ने कहा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और जिस तेजी के साथ पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं उससे आम जनता परेशान है। महंगाई के मुद्दे पर सचिन पायलट की तरफ से अपनी बात रखी गई है, अपना बयान दिया गया है और साथ ही साथ मौजूदा वक्त में जो परेशानियां जनता के सामने आ रही है, कोरोना काल के बाद अब जो महंगाई की मार पड़ रही है उसका असर देखने को मिल रहा है। में पेट्रोल के डीजल के दाम कम हो चुके हैं। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। जब इकोनॉमी में डिमांड नहीं है तो खपत कम होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है, खपत और डिमांड कम है, तो क्या कारण है कि केंद्र सरकार लोगों की जेब पर डाका डाल रही है? 100 रुपये पार कर गया पेट्रोल डीजल अधिकांश भारतवर्ष में और कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये का था आज वो 950 रुपये तक पहुंच गया है। महंगाई ने लोगों की जेब पर डाका डाला है और केंद्र सरकार आंखें बंद कर कर आराम से राज कर रही है। 7 साल के राज में लगातार अर्थव्यवस्था चरमराई है, रोजगार खत्म हुए हैं, उद्योग बंद हुए हैं और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ के किसकी जेब भरी जा रही है, ये सवाल जनता पूछ रही है। हमारा कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम 10 दिन का है, लगातार हम सड़कों पर आ रहे हैं और आम व्यक्ति की आवाज़ बनकर हम संघर्ष करेंगे और केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि ये जो प्राइस बढ़ाए हैं इसका रोल बैक किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड में हरेला पर्व के मौके पर जगह जगह वृक्षारोपण किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में वन विभाग द्वारा आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया है। वहीं आम जनता को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सीएम धामी ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण करना बेहद जरूरी है, जिसके लिए हरेला पर्व एक महत्वपूर्ण दिवस है। हरेला पर्व पर वृक्षारोपण लगातार इस दौरान किया जा रहा है।
तो हरेला पर्व पर ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम और इस दौरान बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान वृक्षारोपण किया है और साथ ही साथ कोशिश ये है कि जो चीजें चल रही हैं उनको बेहतर किया जा सके, साथ ही साथ पर्यावरण में जो असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है उसको संतुलित किया जा सके, उसको बेहतर किया जा सके। और वहीं इनमें इस दौरान कई चीजें और देखी गई हैं। इस दौरान ये भी कहा गया कि वृक्षों के जरिए जो पौधारोपण किया जा रहा है, न सिर्फ इसका आने वाले समय में मौजूदा वक्त में असर पड़ेगा और ऊपर साथ ही साथ जो आने वाले पहाड़ों की जो मौसम है उसको भी बदला जा सकेगा। पहाड़ों की रानी मसूरी में हरेला का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। नगर पालिका द्वारा आयोजित पौधारोपण का कार्यक्रम मसूरी एमपीजी कॉलेज के परिसर और शहर के अलग अलग क्षेत्रों में करीब 1000 से ज्यादा विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। धूमधाम के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है हरेला पर्व। उत्तराखंड का लोकप्रिय और पारंपरिक त्योहार है। इसे श्रावण की संस्कृति को मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश देशवासियों को अपने घरों के आसपास पौधारोपण करना चाहिए। ठीक है, फोटो लेना। तो मसूरी में भी हरेला पर्व की धूम देखने को मिली है। आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं जितने ग्रामीण हैं या जो लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ करके इस पर्व को मनाया है। दरअसल ये उत्तराखंड के लोगों के लिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता और यहाँ का जो परिवेश है उसको इस पर्व के जरिए देखा जा सकता है। उधम सिंह नगर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने महिला को बेचने ले जा रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके 2 अन्य साथी मौका देखकर भागने में कामयाब हो गए, जिसमें एक महिला भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ रुद्रपुर में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया, जबकि महिला की तलाश में टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को इस दौरान बड़ी सफलता मिली है और इस दौरान दरअसल महिला को बेचने वाले जो शख्स हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। और इस पूरे मामले पर प्रशासन की नज़र भी है और ऐसे मामलों में, इससे पहले के जो मामले हैं, क्या इससे उनका कोई किसी तरीके का संबंध है या कोई ऐसा गिरोह जो कि लगातार इस तरीके की घटनाओं को कर रहा था, इस सभी चीज़ों को लेकर के भी नज़र बनाई जा रही है। टिहरी वन प्रभाग के अंतर्गत टिहरी रेंज के पास जंगल में वीरवार को एक गुलदार मृत अवस्था में पड़ा मिला। जंगल में घास लेने गई स्थानीय महिलाओं ने मृत गुलदार की सूचना अन्य लोगों को दी। सूचना पर रेंज अधिकारी टिहरी आशीष डिमरी वन विभाग टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बताया कि गुलदार की प्राकृतिक मौत हुई है। टिहरी रेंज के जंगल में मिला मृत गुलदार और स्थानीय महिलाओं ने मृत गुलदार की सूचना दी है। तो स्थानीय महिलाओं के द्वारा ये जानकारी दी गई है और रेंज अधिकारी वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सभी चीजों को देखा गया। स्थानीय महिलाओं ने हालांकि इसको लेकर के जानकारी संबंधित विभाग को जरूर पहुंचाई, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये मौत कैसे हुई। कैबिनेट मंत्री और गंगोत्री विधानसभा प्रभारी मंत्री गणेश जोशी उत्तरकाशी के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान ग्राम प्रधान ने आज गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग की है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री इसके लिए जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है। और इस दौरान गणेश जोशी उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया और साथ ही साथ लोगों ने अपनी परेशानियों को भी बताया। मंत्री ने प्रधान को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है और ये भरोसा दिलाया है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सकेगी। हरियाली का पर्व हरेला आज पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर हरिद्वार में मां गंगा के पावन तट पर भी पौधे लगाए गए। वन विभाग द्वारा आज के दिन को खास बनाने के लिए गंगा वाटिका की शुरुआत की गई, जहां कैबिनेट मंत्री सहित अन्य लोगों ने पौधे भी लगाए हैं। और इस दौरान स्वामी
यतीश्वरानंद ने कहा है कि जिस तरह हम खुद को बेहतर रखने के लिए तमाम तरह के उपाय अपनाते हैं, कुछ ऐसे ही हमें प्रकृति का भी ध्यान रखना होगा और आज का दिन इसके शुरुआत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम सभी को एक पौधे लगाकर उनके पोषण का प्रण लेना चाहिए। तो पूरे प्रदेश में हरेला का ये पर्व मनाया जा रहा है। इसको लेकर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा भी कर रहे हैं। गंगा तट पर पौधे लगाए गए, हरिद्वार से ये खबर आप देख रहे हैं। सभी प्रदेशवासियों को, सभी जनपद वासियों को हरेला पर्व की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सरकार की तरफ से अपील करता हूं कि आज हर व्यक्ति ने अपने जीवन में ये संकल्प लेना चाहिए कि हम 10 पेड़ लगाना अपने जीवन के लिए बहुत शुभकारी होगा। और ये जो हमारा हरेला पर्व है, ये उत्तराखंड में जैसे हम दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं या अन्य त्यौहार मनाते हैं, उत्तराखंड की जनता इसको इसी प्रकार से मनाती है। सभी प्रदेशवासी। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संजीवनी हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया। हर्बल गार्डन में करीब 250 गुणकारी, औषधीय और फलदार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने हर्बल गार्डन में सीता अशोक की पौधा भी लगाया है और जिलाधिकारी ने कहा कि जिला कार्यालय परिसर के एक हिस्से में काफी लंबे समय से खाली जमीन थी, जिसका उपयोग काफी लंबे अरसे से नहीं किया जा रहा था। पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल और उनकी टीम द्वारा जमीन का उपयोग कर सुंदर हर्बल गार्डन के रूप में विकसित किया गया। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पर्यावरण प्रेमियों और औषधीय पौध के शोधकर्ताओं और कलेक्ट्रेट में आने वाले लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इसी प्रकार के हर्बल गार्डन सरकारी कार्यालयों में भी बनाए जाएंगे। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वो अपने घर और बंजर पड़ी जमीन में जरूर औषधीय पौधे लगाएं और इसका जो फायदा है वो उन सभी लोगों को मिल सकेगा। अपने घर में आप इस तरीके के औषधीय पौधे लगा सकते हैं और साथ ही साथ जितने सरकारी संस्थान हैं उसमें भी इन संजीवनी हर्बल गार्डन इस तरीके की अगर डेवलप की जा सके तो इसका फायदा लोगों को मिल पाएगा। जो ज़मीन थी यहाँ पर काफ़ी पहले वेस्ट की तरह यूज़ होती थी और काफ़ी यहाँ पे झाड़ झंखाड़ कचरा आदि डाला जाता था। तो इसका एक सोचा गया था कि इसको डेवलप करके पार्क का रूप दिया जाए और इसमें फिर पोखरियाल जी ने इनिशिएटिव लेके हमको ये बताया कि हम इसको एक हर्बल गार्डन के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। तो उन्होंने दिन रात मेहनत करके उनके साथ पूरी टीम ने बहुत ही सुंदर कलेक्ट्रेट के पीछे की साइड इस लैंड में 200-250 औषधि मेडिसिनल वैल्यू की औषधियों के प्लांट, डेकोरेटिव प्लांट्स, फलदार प्लांट, कई तरीके के जो हमारे उत्तरकाशी में ट्रेडिशनली मिलते हैं पौधे, उनको यहाँ पे लगाया है। और निम्न ऊंचाई के भी और ऊंची ऊंचाई के भी यहाँ पे पौधे हैं और जो कि आज जो है थुनेर से लेकर के और आपका नीचे से जितने भी जो रुद्राक्ष वगैरह उनसे थे कि यहाँ पे पूरे 150 प्रजाति की मैं समझता हूँ कि मतलब जो हमने प्लेट ला रखे 150 प्लेट ला रखी है, तो इसके ऊपर हम इसको लगाएंगे। उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने जिला सभागार में अधिकारियों संग बैठक की और इस दौरान उन्होंने अलग अलग विकास कार्यों की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री जोशी ने कहा कि सुंदरवर्ती गांव सरबडियार की काफी लंबे समय से सड़क मार्ग बनाने की मांग रही है। सड़क मार्ग निर्माण के लिए धन स्वीकृत है। उन्होंने अधिशासी अभियंता को जल्द ही टेंडर दिए जाने के निर्देश दिए हैं ताकि गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जा सके। जनपद के सभी विद्यालयों में बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर आदि की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ताकि कोई भी बच्चा जमीन पर ना बैठे। मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला अस्पताल समेत सीएचसी और पीएचसी में तीसरी लहर से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। बच्चों के लिए आवश्यक दवाई, उपकरण, जरूरत के सामान समय रहते खरीदे जाएं। इस बात को लेकर के निर्देश भी मंत्री के द्वारा दिए गए हैं ताकि सभी चीजों को ग्रामीण स्तर तक बेहतर बनाया जा सके। वहीं उत्तराखंड में आने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अब जरूरी है और ऐसे में कुछ लोग फर्जी रिपोर्ट का सहारा लेकर उत्तराखंड में घुस रहे हैं और ऐसे ही कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी जिनकी कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट निकली है। और देहरादून मसूरी घूमने आ रहे 13 पर्यटकों को पुलिस ने क्लेमेंट टाउन के
आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने 2 अलग-अलग वाहनों में आए 4 लोगों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाने, महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब तक 100 फर्जी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट का पता चला है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लेकिन इस दौरान कोरोना का संकट और ऐसे में प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगते हैं तो उसका रास्ता बाईपास निकालने की कोशिश करते हैं। गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे फर्जी रिपोर्ट पाई जाती तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। ऐसी शिकायतें मिली थी कि कुछ लोग जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट होती है उसको स्कैन करके और नाम वगैरह चेंज करके प्रवेश कर रहे हैं। इस पे जब जांच की गई और जो QR कोड है उससे जांच की गई तो कुछ आरटीपीसीआर इस प्रकार के पाए गए जो मैनिपुलेटेड थे। तो इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।